रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा जी, प्रोफेसर ललिता कुमारी जी, फैकल्टी के अन्य मेंबर्स, विद्यार्थीगण, यूथ अफेयर्स के अधिकारीगण, छात्र संघ के पदाधिकारी, उनके सदस्यगण और मेरा युवा भारत, माई भारत, जिसका संदेश हम प्रधानमंत्री की जुबानी सुन रहे थे, उनके भी जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, सदस्यगण। सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है रांची विश्वविद्यालय के प्रबंधन का कि आपने ये आयोजन करके मुझे इन युवाओं के साथ संवाद करने का, इंटरेक्शन करने का अवसर दिया। और इसलिए भी धन्यवाद कि इस संवाद का शीर्षक प्रधानमंत्री जी के एक स्वप्न के साथ भी जुड़ा है और जो उन्होंने देश के आगे लक्ष्य रखा है उसके साथ भी जुड़ा है। और जब भी हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो ठीक कहा अभी प्रोफेसर सिन्हा साहब ने कि जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मनाएगा और शताब्दी उत्सव सन 2047 का होगा तो वो तिरंगा फहराने की जिम्मेवारी आपके हिस्से में आएगी। परमात्मा पर आपका ये वरदान है। और उस समय आप अपने जीवन के प्राइम पर भी होंगे, बड़े बड़े उच्च जिम्मेवारियों दायित्व में होंगे, अधिकारी भी होंगे, नेता भी होंगे, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना अपना भूमिका भी निभा रहे होंगे। और ये जो पीढ़ी है हमारी, इसमें से भले ही कितने हों कि कितने ना हो, लेकिन उसके हिस्से में भी परमात्मा ने एक वरदान दिया है और वो है आपके अंदर क्षमता निर्माण का, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग का, कि सन 2047 के विकसित भारत में आप अपना दायित्व सुचारू रूप से सकारात्मक ढंग से निभा सकें, उसको निर्माणित करने की, उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी आई है कुलपति प्रोफेसर सिन्हा साहब और हम सब के जिम्मे में। तो इसलिए हम भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम रूबरू हैं उन सब भारत के नागरिकों के साथ जो सन 2047 का शताब्दी उत्सव मनाने वाले हैं। अब जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और अगला एक प्रेजेंटेशन भी है, तो अनिवार्य है कि थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें कि हमने शुरुआत कहाँ की थी। प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में दायित्व संभाला, 26 मई 2014, और सायंकाल का समय था लगभग 6:30 बजे का। और ज्यो ज्यो सायंकाल ढलता गया, शाम के साए लंबे होते गए, तो लगा कि अचानक मानो उजाला हो उठा, मानो सूर्योदय हो गया। इतने सारे टेलीविजन सेट जगमगा उठे। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट वाइडली वॉच्ड स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ एनी हेड ऑफ कंट्री, एनी हेड ऑफ स्टेट, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और जिन लोगों ने वो दृश्य देखा वो इस बात के साक्षी हैं। और उसका कारण ये भी था, मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था कि बिगिनिंग ऑफ जर्नी फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। और चूंकि आज का ये कार्यक्रम युवाओं पर केंद्रित है, तो युवाओं की दृष्टि से उससे पहले का क्या दृश्य था। युवाओं में इतनी हताशा थी, इतनी निराशा थी कि इस देश में हमारा कोई भविष्य नहीं है, ये तो वंशवाद और भ्रष्टाचार पर चलने वाला देश है, भला हमें कौन पूछेगा। और बहुत सारे हमारे युवा इस इंतजार में रहते कि कब उनको पहला मौका मिले और विदेश चले जाए। और विदेश जाते तो अपना परिचय करवाने में भी संकोच करते कि हम भारत से आए हैं, क्योंकि वहां पर उनसे यही पूछा जाता है कि वही जहाँ कोयले का घोटाला हुआ, जहाँ चारे का घोटाला हुआ, तो इस प्रकार का वर्णन भारत को लेकर के होता था। लेकिन यकायक मोदी जी के आने के बाद एक उम्मीद जागी, और उस उम्मीद
को प्रेरित करने के लिए कितनी मेहनत के साथ काम किया गया है, वो भी शायद जो हमारी ये प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाई है विभाग वालों ने, उसमें उसका भी थोड़ा-सा प्रमाणित आंकड़े रहेंगे। इस सब के पीछे मोदी जी की निष्ठा भी थी, निरंतरता भी थी, इच्छा शक्ति भी थी। करेज, करेज ऑफ कन्विक्शन, विल एंड परसिवियरेंस एंड आल्सो कंसिस्टेंसी। आपको स्मरण होगा, क्योंकि आजकल प्रमाण आधारित, तर्क आधारित बात करने का युग है। ऐसा नहीं है कि मैंने कर ली बात तो आपने मान ली। आपके बच्चों के हाथ में भी छोटा-छोटा वो जेब में पड़ा है, गूगल अभी निकाल के देख लेंगे, वाक्य समाप्त होने से पहले कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आंकड़ा ठीक है कि गलत है, और ये भाषण समाप्त होने से पहले नीचे ट्रॉलिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए आज ज़माना है तर्क, तथ्य और तुलना का। सन 2015 में लाल किले के परिसर से मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, युवाओं को मुखातिब होकर के। और तब तक यकीन कीजिए कि लोगों को ये समझ भी नहीं था, क्योंकि उस तरफ हमारा रुझान नहीं था। बहुत से लोगों का हमें फोन आए कि साहब ये मतलब क्या है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कौन खड़ा होगा और कहाँ चलेगा। लेकिन देखते ही देखते देखो क्या हुआ, क्या करिश्मा हुआ। उस समय देश में मात्र 350-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज बढ़कर के उसकी संख्या लगभग 2.25 लाख तक पहुंच गई, और स्टार्टअप्स की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आन करके खड़ा हो गए। यानी वो देश जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये कल्पना ही नहीं थी कि स्टार्टअप है क्या, वो आज देश भारत के विश्व के पहले 3 देशों में है। और वो इसलिए कि मोदी जी को ये बात समझ आई, और उन्होंने हमें भी समझाई कि विश्व का कोई भी देश प्रत्येक युवा को सरकारी नौकरी या वेतन याफ्ता नौकरी नहीं दे सकता। हम लोग इलेक्शन के समय कह देते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार अपना ये दायित्व समझती है कि वो ऐसे विकल्प पैदा करे, ऐसे अवसर पैदा करे कि नौजवान अपनी रोजगार, अपनी जीविका स्वयं कमा सके। और उस दिशा में ये बड़ी गंभीरता के साथ प्रयास हुआ। इसी प्रकार युवाओं को लेकर के एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रहता है हमारा, जो एक वैश्विक मापदंड है कि हम अपने युवाओं को लेकर के उनके शोध और उनके रोजगार के क्षेत्र में किस स्तर तक पहुंचे हैं। 2014 में हम वहां 81वीं दर्जे पर थे, 81। आज 41 की छलांग लगा करके हम 40वें दर्जे पर हैं, 40। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूथ अफेयर्स का विभाग नहीं कह रहा, कुलपति साहब नहीं कह रहे, ये जो वर्ल्ड पैरामीटर्स हैं उनके आंकड़े दर्शाते हैं। क्योंकि यदि हमें वो विकसित भारत के उस पैदान पर पहुंचना है, तो हमारे मापदंड भी वैश्विक होंगे, बेंचमार्क्स भी ग्लोबल होंगे, स्ट्रेटेजीज भी ग्लोबल होंगी, पैरामीटर्स भी ग्लोबल होंगे, और स्ट्रेटेजीज भी ग्लोबल होंगी। वही होगा तो तभी हमें दुनिया मान्यता देगी कि हम विकसित हो चुके। और इसी तरह जब 2014 से पहले भारत को कहा जाता था फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज, कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कभी भी डगमगा सकती हैं। और जब अचानक ये कोविड की आपदा आई, तो सारा विश्व हमें देख करके कांपता था, कोविड को देख कर नहीं। उसने साहब ये 130 करोड़ का मुल्क है, अपना आप तो संभाला नहीं जाता, यहाँ जब बीमारी फैलेगी तो हमें भी ले डूबेंगे। लेकिन भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में एक उदाहरण कायम किया। सबसे अच्छी व्यवस्था और सबसे अच्छा नियंत्रण कोविड का भारतवर्ष में रहा, जबकि यूरोप के 10-10, 20-20 लाख वाली आबादी के देश तिलमिला गए, उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। और आज उसी फ्रजाइल 5 को फर्स्ट 5 कहा जाता है। यानी 10 वर्षों में कितना। और अब हम चौथे दर्जे पे आने की तैयारी में हैं। और जैसे मोदी जी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में ही हम तीसरे दर्जे पर होंगे, और जब तक आप 247 पर पहुंचेंगे तो हम दुनिया की पहली इकोनॉमी होंगे।
यानी वो श्रेय हासिल करने का भी सौभाग्य आप ही के हिस्से में परमात्मा ने दिया है। अब जब हम ये प्रेजेंटेशन देखेंगे और आंकड़े देखेंगे तो हम ये समझें कि ये इसके पीछे ऐसी कौन सी रणनीति रही या कार्यशैली रही जिससे ये आंकड़े हम प्राप्त करने में हासिल हुए। क्योंकि देश तो वही था, व्यवस्थाएं भी वही थी, अधिकारी भी वही थे, विश्वविद्यालय भी वही थे, युवा भी वही थे, समाज भी वही था, तो फिर बदला क्या? तो मोदी जी ने एक नई कार्यशैली स्थापित करने का प्रयास किया, एक नई कार्य संस्कृति, और वो उनके कामकाज के ढंग में, शैली में भी झलकती है। और इसके 3-4 जो प्रमुख बिंदु हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हैज द कैपेसिटीज टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट। अक्सर क्या हुआ करता था कि सरकारी तंत्र में हम स्टेटस कोस रहते थे कि जैसे फाइल चल रही है चलती रहे, अपनी भी नौकरी बरकरार रहे और आगे पीछे सर घुमा के देखना नहीं है, ऐसी ही निकल जाए समय तो बेहतर है। लेकिन मोदी जी ने बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए, जो गुजरे वक्त की बहुत सारी ऐसे नियम जो अपने समय के साथ, वक्त गुजरने के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उन्हें समाप्त किया। और युवाओं की दृष्टि से मैं आपको शायद ध्यान में हो के ना हो, मई 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 3 महीने के भीतर, अच्छा हुआ ये, मतलब अभी आपने ताली बजानी है, उसका संदेश है इस बिगुल में। और ये देखिए, उनको आपसे ज्यादा जल्दी है 2047 में पहुंचने की। ये कार्यशैली में बदलाव लाया मोदी जी ने। उन्होंने कहा भाई बहुत विलंब मत करो, जल्दी जल्दी चलो, बड़ा लंबा सफर है, इन बच्चों ने 22-23 बरस तक आगे चलना है, ये ऐसे ही पुराने लोगों के भाषण सुन करके अपना वक्त मत जाया करने दो इनको। तो मैं ये कह रहा था युवाओं की दृष्टि में कि 3 महीने के भीतर, सितंबर अक्टूबर 2014 में मोदी जी ने, और वो डीओपीटी विभाग से संबंध रखता है जिसकी बात अभी हमारे संचालक कर रहे थे, कि एक अंग्रेजों के समय से कुरीति चली आ रही थी कि विद्यार्थियों को अपने सर्टिफिकेट, दस्तावेज गेस्टेड अफसर से हस्ताक्षर करने पड़ते थे, टेस्ट करने पड़ते थे। उन्होंने उसको समाप्त किया और सारे देश को एक पैगाम दिया, संदेश दिया कि अब एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनमें इतनी क्षमता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देश के युवाओं पर विश्वास कर सके। तो ये सिलसिला तब से शुरू हुआ। और उसके फिर 6 महीने के बाद 1 जनवरी 2016 से जो हमारे नौकरियों में, जो पदों में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू हुआ करते थे, उसकी प्रथा को समाप्त किया। अक्सर युवाओं से ये शिकायत आती कि 100 अंक होते इंटरव्यू में, उसे फेल कर दिया जाता बच्चे को, और सॉरी रिटर्न में, और इंटरव्यू में 100 अंक दे करके उसे नियुक्ति पत्र मिल जाता, जहां भाई भतीजा बात करना होता था, पक्षपात करना होता था, कोई लेन देन का भी कभी कभी आरोप आते, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम, ये सारा युवाओं की। तो जैसे जैसे, तो कहने का तात्पर्य ये कि शायद इस प्रेजेंटेशन में ना हो कि लगभग 2000 पुराने नियम मोदी जी ने खत्म कर दिए। अक्सर सरकारें, अधिकारी, नेता के लोग, मंत्री लोग ये कह करके श्रेय लेते हैं कि मेरे वक्त में ये नया कानून आया, ये नया नियम आया। ये एक ऐसी सरकार है जो ये कहने में गर्व करती है कि हमने 2000 पुराने नियम जो आज के बच्चों के लिए औचित्य नहीं रखते थे, उन्हें समाप्त कर दिया। और जब मैंने दूसरा, आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन लेने का भी क्षमता मोदी जी में, और उसका उदाहरण, क्योंकि युवाओं की दृष्टि से, क्योंकि प्रेजेंटेशन में तो आंकड़े आएंगे, लेकिन ये भूमिका बनाने के लिए, हमारा एक अंतरिक्ष का क्षेत्र है।
हमारे बच्चों में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन हमने उस सारे के सारे सेक्टर को गोपनीयता के पर्दे में छिपा के रखा था। और नतीजा ये होता कि यदि किसी बच्चे को उस प्रकार की उसमें प्रवृत्ति रहती, एप्टीट्यूड रहता स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसे विदेश जाना पड़ता, या फिर वो यहाँ पर सोचता कि इस क्षेत्र को छोड़ करके कोई और किसी और स्ट्रीम को ढूंढ लो। पहली बार आज से 3-4 वर्ष पहले स्पेस की पॉलिसी को बदल दिया गया, उसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया और युवाओं के लिए एक बहुत ही आकर्षक नया विकल्प स्पेस सेक्टर का हुआ है। आज हम 1 या 2 स्पेस में स्टार्टअप हुआ करते थे, 3 साल के भीतर हम बढ़ कर के 300 हो गए। हमारे बच्चे के सारे नासा एजेंसी में जाते थे अमेरिका, आज वो यहाँ पर रोजगार करने लगे। हमारा जो पहला स्पेस स्टार्टअप था युवाओं का, एक उसमें आईआईटी मद्रास का बच्चा था, एक दूसरा खड़गपुर का था, स्काई रूट नाम का उन्होंने स्टार्टअप बनाया। आज वो इस स्थिति में है कि उन्होंने रॉकेट बनाने की फैक्ट्री अपनी खोल डाली, यानी वो एंटरप्रेन्योर भी बन गए। और ये तब संभव हुआ कि स्टेटस को से निकल के, कताबी नियमों के दायरे से निकल करके, उसकी बंदिशों से निकल करके मोदी जी ने क्रांतिकारी निर्णय जो देश में युवा हित में है वो करने का की अपनी इच्छा शक्ति भी बतलाई और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित किया। और तीसरी बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग, जो पहले ना था। कोविड के समय में भारत सरकार के एक दिन भी कामकाज में विलंब नहीं हुआ, इसलिए कि उससे कई बरस पहले ही सब कुछ कामकाज ऑनलाइन हो चुका था। और मोदी जी बार-बार आग्रह पूर्वक कहते रहे कि सारा कि पेपरलेस फाइलें हों, ऑनलाइन फाइल। उस समय हमारी चूँकि मानसिकता इस तरह से थी, माइंडसेट उस तरह से बना था, हमें समझ नहीं आता था। लेकिन उनके भी मन में ये कोई कल्पना थोड़ी थी कि कोविड आएगा, कोविड तो अचानक आया। लेकिन उस ऑनलाइन का लाभ क्या हुआ कि सरकारी कामकाज एक दिन भी विलंबित नहीं हुआ। जिनको उनका वेतन मिलना था वो ऑनलाइन जाता रहा, जो किसान को किस्त मिलनी थी वो ऑनलाइन जाती रही, वरना वहाँ वेतन पहुँचाने का और किस्त पहुँचाने का ज़रिया भी ना था, लॉकआउट था। तो ये दूरंदेशी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय, ये उनकी कार्यालय की प्रमुख बातें रही हैं। आज टेक्नोलॉजी में हम उसी स्तर पर हैं जिस स्तर पे विश्व का कोई दूसरा देश। आप बच्चों को शायद ये बात समझ ना आए क्योंकि आज से 10 बरस पहले आप 5-6 साल के रहे होंगे, तो आपने वो ज़माना देखा नहीं। लेकिन होता ये था कि आपके अध्यापक, आपके माता-पिता आपको बताएँगे कि हम हमेशा 10-15 साल पहले पीछे रहते। जब कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया कामकाज का ढंग किसी दूसरे देश में आ जाता, वो अपना लेते, उसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर लेते, जब वो सक्सेस स्टोरी बन जाता, वो विश्वविख्यात हो जाता, तो फिर हम उसे अपनाते। हमारे यूथ अफेयर्स वाले अधिकारी, क्योंकि इनका विभाग है, ये इस बात के साक्षी होंगे कि टेलीविज़न हमारे यहाँ कब आया। और आजकल चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है अमेरिका में, तो आपने देखा होगा कि रोज़ खबरें आती हैं कि वो ट्रम्प और उनके हैरिस के बीच में डिबेट हुआ। जो 1960 में जो चुनाव हुआ था अमेरिका का, जो सबसे विख्यात चुनाव माना गया, क्योंकि उसमें जॉन कैनेडी ने रिचर्ड निक्सन को पराजित किया था। हालाँकि रिचर्ड निक्सन बड़े दावेदार उम्मीदवार थे। वो मात्र और मात्र कैनेडी के जो उनका उनका ओरेटरी का जो उनका स्किल था, उनके जो भाषण और उनके कम्युनिकेशन संवाद की जो कला थी, उसके आधार पर उन्होंने लोगों के मन जीते, स्वयं युवा भी थे और चौंका दिया उन्होंने सारी दुनिया को, वो राष्ट्रपति बन गए। लेकिन 1960 में हमारी क्या दशा थी? हमने ना टीवी देखा था, ना डिबेट सुना था। हमारे यहाँ टेलीविज़न आया 1970 के दशक में। सप्ताह में 1 बार कोई चित्रहार चलता था और किसी एक घर में होता, लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते। यानी ये हमारी दशा। आज ऐसा नहीं है। आज हम क्वांटम टेक्नोलॉजी में 5 या 6 देशों में हैं। अभी मैं ज़िक्र कर रहा था अंतरिक्ष के क्षेत्र का। हमारे यहाँ जो इसरो ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका गठन होता है सन 1969 में, 1969 में। ये वो साल था जबकि अमेरिका ने पहला मानव चाँद की धरती पर उतारा, नील आर्मस्ट्रांग। और हम तब अपनी संस्था को स्थापित कर रहे थे। लेकिन आज देखिए 50-60 वर्ष के बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुँचने वाले हम पहले, हाँ, वो अभी नहीं पहुँचे, हम पहले पहुँच गए।
यानी हमारे में क्षमता थी, प्रतिभा थी, लेकिन जो नीति निर्धारकों के स्तर पर जो सहयोग अपेक्षित होता है, या जो राजनीतिक नेतृत्व से जो सहयोग अपेक्षित होता है, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से, शायद उसका अभाव था, और उसकी पूर्ति मोदी जी के आने के बाद हुई। अब हम ये प्रेजेंटेशन कोई चलाएंगे क्या? प्रेजेंटेशन जो है आपका, चलाना है उसको? हाँ, तो आप एक एक करके चलाते जाए, एक एक स्लाइड। नहीं, इस तरह से ना चलाएं, मतलब मैं इशारा करूं तो आप बदलते जाओ ना। दूसरा ये है कि हमारे जो 100 साल हुए, ये मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है। अभी आप रोक लीजिए, मैं बताऊंगा बदलना जब है, क्योंकि ये बच्चों को इन आंकड़ों में इतना, वो तो इनको आप प्रिंटेड कॉपी भी दे देंगे। जो मैंने भी अध्यापिकता की काफी साल, तो पुराने जमाने में हमारे अध्यापक होते थे कि वही नोट लेके सारी उम्र पढ़ाते रहते थे, हर साल एक ही क्लास को। जब तक वो रिटायर होते तो कॉपी भी, वो बिल्कुल पेज उसके सड़ जाते। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े जागरूक हो गए। ये तो हम दिखाएंगे, इसकी आपको प्रिंटेड कॉपीज भी मिल जाएंगी। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि पहले 5 साल मोदी कार्यकाल के, क्योंकि तीसरा कार्यकाल है, हमारे गुजर गए पिछला बैगेज उतारने में। जो पिछले घोटालों का बोझ था, जो हमने दुनिया से कर लिया हुआ था, जो हमारा डेफिसिट चल रहा था, जो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी निर्बल दुर्बल हो चली थी। फिर दूसरे कार्यकाल में संस्थाओं का स्थापन हुआ। अब वो इसमें आप देखेंगे, इस वजह से कितने एयरपोर्ट बन गए, जहाँ 70 थे 150 हो गए, कितने वंदे भारत चले गए। अब तीसरे कार्यकाल में हमने उसको कंसोलिडेट करना है, उन गेन्स को कंसोलिडेट करके, ताकि हम एक लंबी छलांग के लिए तैयार हो सके, ताकि आप जब 2047 का तिरंगा फहराएं तो आपको उस पर गर्व हो। और ये जो पहले 100 दिन है, और उसके लिए मोदी जी ने एक बड़ा समयबद्ध तरीके से अकाउंटेबिलिटी और उसका पूरा समय सीमा के तहत कामकाज की मॉनिटरिंग भी रखी है। पहले 100 वर्ष में हमारा प्रमुख जो फोकस रहा है, वो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी सड़कों रेलों पे। भी 100 दिन ही हुए हैं सरकार को। दूसरा रहा है अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है। तीसरा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, हमारा रक्षा का क्षेत्र और सुरक्षा, ताकि देश की सुरक्षा जब तक सुरक्षित नहीं होगी तो हम अपना वर्चस्व नहीं बना सकते। और चौथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो सीधा सीधा युवाओं के साथ जुड़ता है, इनोवेशन के साथ जुड़ता है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता है, जो आपके स्टार्टअप्स के साथ जुड़ता है। और उसके चलते 15 लाख करोड़ रुपया 100 दिन के भीतर केवल इन्वेस्ट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपया सड़कों, रेलगाड़ियों, और ये जो हमारे समुद्री पोर्ट्स होते हैं उनके रख रखाव में। इसी प्रकार युवाओं की दृष्टि से 28,600 करोड़ रुपए की लागत से 12 इंडस्ट्रियल नोड्स स्थापित करने का निर्णय हुआ, जिसके माध्यम से लगभग 4 करोड़ युवाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। और स्पेस के स्टार्टअप, चूंकि ये नया क्षेत्र था, 1,000 करोड़ रुपया वेंचर फंड के रूप में, ताकि आपको सहयोग मिल सके। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि सब कुछ ऑनलाइन है, हमें मालूम नहीं रहता, हम इससे चूक जाते हैं। और ये मेरा प्रैक्टिकल व्यक्तिगत अनुभव रहा है। हमारा खादी का टर्नओवर आज 1 लाख करोड़ से बढ़ गया। हमारी खादी इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। ये वो वाला जमाना नहीं रहा खादी वाला, आज तो खादी के डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं, और भारत को उसमें एक तरह की एक एक्सक्लूसिव पहचान मिली है। जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपने ही क्षेत्र में उनका एक शिविर लगवाया। तो मुझे बताया गया कि जो भी युवा आएगा उसको 50 से 60% सब्सिडी मिलेगी, यानी सरकार पैसे देगी कुछ भी काम काज शुरू करने का। बाकी जो होगा वो सरकार से लोन लेगा, बैंक से, और जो बैंक का लोन होगा उसकी किस्त देने में भी रियायत रहेगी। तो मैं बड़ा उत्साहित हुआ, मैंने कहा हमारे युवाओं को भी इसका लाभ होना चाहिए। तो वो राष्ट्रीय स्तर पर लगा रहे थे शिविर, एक वाराणसी में लगाया, कहीं और। तो वो जब उत्तर भारत में लगाने के बारे, तो हमने किसी तरह से चीटिंग करके अपने क्षेत्र में लगवा दिया। 50,000 करोड़ रुपए की राशि का वितरण हुआ उस शिविर में, एक दिन का था। लेकिन लेकिन उसके बाद मेरे क्षेत्र का एक भी बच्चा नहीं था। तो मैंने शाम को जब उनको बोला, भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो लगाया। साहब हमें मालूम नहीं, दूसरे भागों से जो जो
थोड़े से बच्चे तेज तरार थे, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो हमारे पास ये सारा आ गया है, वो हम फेसबुक पे अपना वो बदलते रहते हैं, क्या वो। मैंने फिर उनको डांटा, मैंने कहा तो करते क्या हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा यंत्र मिला है, सब कुछ मोबाइल पे है, सारा कुछ ऑनलाइन है, पता कैसे चलेगा, पता तब चलेगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है, ये जागरूकता युवाओं में बड़ी जरूरी है। सब कुछ हमारे मोबाइल पर है, लेकिन मेरे अपने ही क्षेत्र के एक भी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया था, उसको मालूम ही नहीं था कि ये है। और कुछ और बड़े बड़े शहरों से कुछ लोग आ गए, जब उनको पता चला वहां शिविर जा रहा है, तो ऑनलाइन तो कोई भी अप्लाई कर सकते, तो आकर के ले गए। तो मैं इतना उत्तेजित हुआ, मैंने कहा यार तुम सारा दिन अपना मोबाइल वेस्ट करते हो, उसमें वो क्या करते रहते हो, वो माई न्यू प्रोफाइल, बाकी ये रोज रोज बदल बदल के क्या करते हो, जिनको दिखाना चाहते हो वो भी नहीं देखते, और अपना भी समय बर्बाद करते हो। तो कहने का तात्पर्य है, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, बच्चों से बच्चों की भाषा में उनको समझाया जाए, उनका स्टेक है इसमें, इतना उज्जवल आपके पास भविष्य है। और ये अवसर, हमारे जो बच्चे विदेशों में गए, कोई ऐसा स्टार्टअप ग्रुप नहीं है यूरोप में जिसमें भारतीय मूल के बच्चे वो ना शामिल करते हो। और मैंने एक यूरोपीय स्टार्टअप ग्रुप के लीडर को पूछा कि भाई तुम बच्चे हमारे यहाँ के बच्चों को क्यों प्राथमिकता देते हो, प्रेफरेंस देते हो। बोले साहब उनमें बहुत से गुण हैं, बहुत मेहनती है, और एक बार उनको आप सही दिशा में चला दो तो पूरे तवज्जो के साथ, फोकस के साथ चलते हैं। और आखिर में उसने क्या बताया कि एक और खूबी उनमें यह है कि वो शनि इतवार को छुट्टी नहीं करते। हमारे बच्चे तो शुक्रवार शाम को गायब हो जाते हैं, सोमवार सुबह आते हैं, कहीं जाकर के समुद्र के तट पर तारी वारी लगाते हैं। यानी इतनी सारी हमारे बच्चों की बाहर इस समय, मैं उन दिनों भी एक कॉलेज में कह रहा था कि 2014 से पहले ये था कि हमारे बच्चे बाहर अपना परिचय देने में संकोच करते थे। आज आप जब कहिए कि मैं भारत से आया हुआ युवा हूं, तो आपकी टीआरपी बढ़ जाती है, आपको रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये माहौल मोदी जी की ये जो कड़ी मेहनत और ये जो दिन रात की सोच थी, उसका नतीजा है। और इसलिए मेरी कृपा करके आपसे ये निवेदन है, आप इन सारे, और हमारे छात्र संगठन के बच्चे भी ये काम कर सकते हैं, माई भारत के माध्यम से भी ये करेंगे, हमारा युवा मोर्चा भी करे, कार्यशालाएं लगाई जाए, एक एक स्कीम। हमारे पास जो मुद्रा योजना है, आपको 10 लाख का लोन बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए मिल सकता है, कहीं कोई ऐसी योजना नहीं होगी दुनिया में। घर हो के ना हो, मकान हो के ना हो, जमीन हो के ना हो, कुछ मॉर्टगेज नहीं करना, सीधा सीधा पैसे उठाओ। हमारी जो रेडी वाली योजना है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, हमारी ये जो विश्वकर्मा योजना है, जो रिवायती कामकाज हम करते रहे हस्तकला में दूसरे, उसके लिए आपको सहयोग भी मिलता है, और साथ ही साथ प्रशिक्षण के समय पैसे मिलते हैं। आप किसी कोचिंग सेंटर में जाओगे, ट्यूटोरियल में जाओगे, तो माँ बाप के 5-7 लाख रुपया खर्चा दोगे। यहाँ ये ऐसी स्कीम है कि वो आपको पैसे दे रहे हैं सीखने के लिए, तो फिर भी हम ना सीख पाए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो आपको आंकड़े हैं, ये आपको प्रेरित करेंगे कि आप उन विकल्पों को एक्सप्लोर करो। सब कुछ आपकी जेब में है, इस मोबाइल में सब कुछ उपलब्ध है, सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना, और मेरा किस में फायदा है। तो चलिए अगला आप एक एक करके आप शुरू कर दीजिए इसको, स्लाइड को, ताकि इसमें जल्दी से निकलेंगे। मोदी जी ने, एक मिनट पीछे जाए, मोदी जी ने कहा था कि मैं 4 वर्गों को जानता हूं देश में, किसान, गरीब, महिला और युवा। और उस तरह से भी एक नई संस्कृति को जन्म देने का प्रयास हुआ, जात पात से ऊपर उठ करके। अगर कच्चे मकानों को पक्का बनाएगा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नहीं पूछा गया घर हिंदू का, मुसलमान का, कि ठाकुर का, कि ब्राह्मण का, जिसको जिसकी आवश्यकता थी आखिरी कतार तक पहुंचने की, ये नीति रही। और उसका नतीजा ये है कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता में बदलाव आए, और अगली पीढ़ी को उसका पूरा फायदा मिले। ये चारों वो ग्रुप्स हैं। आगे आगे चलिए। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे अद्भुत योजना, कोई ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है दुनिया में कि जो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के होते इंश्योर करे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपको कोई इंश्योरेंस के लिए आप जाते हैं हेल्थ की, तो पहले आपका चेक करता है, हार्ट ठीक है कि नहीं है, किडनी ठीक है कि नहीं है, दिमाग ठीक है कि नहीं है, दिल ठीक है कि नहीं है, थोड़ा सा भी नुक्स हो जाए नहीं करते, या कह देंगे साहब आपके हार्ट में नुक्स है, अगर आप बीमार होते हैं तो इसकी हमें जिम्मेदारी नहीं। ये ऐसी बीमारी है, अगर आज पता चलता है कि कैंसर है, दूसरे दिन जाके आप इंश्योरेंस कराएं और उसके इलाज का पैसा लें। तो इस तरह की संवेदनशील योजना, और अब इन्हीं 100 दिन के कार्यकाल में तीसरे जो कार्यकाल हुआ है, 70 वर्ष की आयु के बाद इसको यूनिवर्सल कर दिया गया। आपको किसी अपनी इनकम आपकी जो भी हो, उसके रिगार्डलेस आपको इसका कवर मिलेगा। गवर्नेंस के लिए ये शायद युवाओं को इतना शायद ना हो, लेकिन ये भी एक, हमारी जो क्रिमिनल लॉ है वो बदला है, क्योंकि वो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, और उसको आज के युग में
उसको रीओरिएंट किया है। उसमें बहुत सारी, और वो काफ़ी समय पहले हो जाना चाहिए था। फार्मर्स को लेकर के मैंने आपको बताया कि 20 करोड़ रुपए नहीं 100 दिनों में हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने आपके बात की कि नए हाईवेज, नई कॉरिडोर्स, 100 करोड़ रुपया जो वेंचर फंड में अभी बता रहा था आपको स्पेस स्टार्टअप्स के लिए, ये भी पिछले 2 हफ्ते पहले ही हुआ। आगे चलिए प्लीज, और आगे। ये मैंने आपसे बात की कि फ्रजाइल 5 से हम कैसे आए, ये जर्नी कैसे रहा। 2014 में ये कहा जाता था, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे प्रकाशन थे, जो जर्नल्स थे, उनमें ये कहा जाता है फ्रजाइल 5। फिर धीरे धीरे 2014 के बाद ये चलन बदला, और कोविड के बाद इंटरनेशनल जर्नल्स लिखते हैं कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। जब हर जगह निराशा का, पैसिमिज्म का माहौल था, तो उन्होंने कहा कि रोशनी अगर दिखाई देती तो हिंदुस्तान में। और जो एक ऐसी बात थी जो किसी को अपेक्षित नहीं थी, ये हमने नहीं कहा, ये विदेश के जो बुद्धिजीवी थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने कहा। और अब कि इंडिया कुड बी थर्ड लार्जेस्ट। ये है उसकी ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री। अगला अगला चलिए प्लीज। ये आपका कंपैरेटिव है, जैसे मैंने कहा, तर्क, तथ्य और तुलना है। क्योंकि अब वो जमाना जाता रहा कि आपकी तुलना की जाएगी दूसरे देशों के साथ, युवाओं की तुलना की जाएगी दूसरे देशों के साथ, और उसका जो प्रभाव रहेगा वो हर स्तर पर रहेगा। जैसे मैंने कहा, 2014 से पहले भारत का युवा जाता तो भारतीय होने में अपना संकोच करता था बताने, आज वो बताए तो उसको जल्दी काम मिलता है। आगे चलिए। ये इस तरह से 27 तक कैसे हम पहुंचेंगे, नंबर 1 पर ये इसमें दर्शाया गया कि किस तरह से ये असेंट रहेगा। मैं थोड़ा सा संक्षेप में रहूंगा ताकि अच्छा रहेगा कि बच्चों के साथ वार्तालाप की जाए। अगले पे चलिए। नहीं, ये पीछे वाला छोड़ दीजिए। ये हमारे अलग अलग प्रोग्राम रहे हैं। खेलो इंडिया, युवा शक्ति, ये माई भारत के थ्रू भी चल रहा है, हमारे युवा विभाग के माध्यम से भी। आगे चलिए। ये बदलाव आया है क्रांतिकारी, जो भारत में न केवल आर्थिक दृष्टि से है, बल्कि हमारे सामाजिक बदलाव का भी काम करेगा। हमारे दृष्टिकोण में, हमारी ज़हनियत में, हमारी मानसिकता में, माइंडसेट में तब्दीली करेगा। 53 करोड़ खाते खुले हैं इस देश में पिछले 10 वर्षों में, और पहले कुछ एक हुआ करते थे। खाते खोलने का रिवाज ही नहीं था हमारे यहाँ। जो 4 पैसे होते थे तकिए के नीचे दबा के रख लेते थे, किसी पुड़िया में बांध करके दादी माँ को दे देते थे। था कि नहीं था? और जब हम बच्चे थे तो पूरे के पूरे पूरी बस्ती में कोई एक मैनेजर साहब थे, मुझे तो ये भी नहीं याद कि किस बैंक के थे। तो वो जब दिखते तो लगता कि पता नहीं कौन सा देवता आया है, कि भाई कोई अशरफियों का देवता हुआ, कितने इसके पास पैसे जमा। तो कहा जाता साहब ये बैंक के मैनेजर है, लेकिन बैंक का दरवाजा किसी ने नहीं देखा था मेरे मोहल्ले में। और ऐसा देश जहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं था बैंकिंग का, हमारे कल्चर में नहीं था। ये 53 करोड़ खाते खुलने का फायदा ये हुआ कि जब कोविड हुआ तो इन्हीं खातों के माध्यम से इन लोगों को आर्थिक सहयोग पहुंचा। इसी तरह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्किलिंग द अनस्किल्ड, ये तो आपके लिए है। फार्मर्स के लिए वन नेशन वन मार्केट, ये भी एक बदलाव है। और इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड, ये आपको मैंने बताया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला चलिए। जो जो बच्चों के ताल्लुक से उसमें ज्यादा बात करेंगे। ये आपके अलग अलग समय में हुए आर्थिक सुधार, जिसमें कोविड का समय भी शामिल है। आगे। उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ के कनेक्शन। मैंने ये कहा कि ये केवल महिला केंद्रित योजना नहीं है, ये हमारा हमारा दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति भी बदलने वाला है। जिस गृहिणी को गैस सिलेंडर की आवश्यकता थी उस तक पहुंचाया। ये नहीं पूछा तेरा धर्म क्या, मजहब क्या, जात क्या, ये भी नहीं पूछा तूने वोट मुझे दिया था पिछली बार के नहीं दिया। मेरे अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसी ऐसी बस्तियां हैं, जिन्होंने कभी हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया, पूरे के पूरे कच्चे मकान पक्के बन गए। और चूंकि मैं उन्हीं के बीच में रहता हूं, तो मुझे थोड़ा सा
मेरे में आत्मविश्वास हो गया उनसे खुल के बात करने का। तो मैं कई बार पूछता हूँ कि बोलो भाई, कोई भी एक है और तुम से जिसका मकान कच्चा रहा हो, पक्का बना कि नहीं बना? तो कहा हाथ खड़े करो, सभी हाथ खड़े। मैंने कहा अब दूसरी बात में बेशक हाथ नहीं खड़े करना, लेकिन सोच रहा पिछली बार मुझे वोट दिया था क्या? बोले साहब नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देते। यानी उनका, उनकी अंतरात्मा वो उनके सवाल करने लगी है। और इससे हमारी अगली पीढ़ी बदलेगी। जैसे कहते हैं संस्कार बदलने में 3 पीढ़ियां लगती हैं। क्योंकि हमें राजनीतिक दलों ने, ये जो कांग्रेस के दल रहे, दूसरे रहे, उन्होंने ही हमारी मानसिकता में डाल दिया कि अगर पानी की नाली भी डालनी है पाइप, तो उस मोहल्ले को छोड़ दो जो वोट नहीं देता था, ताकि वो परेशान हो, तंग हो, फिर आपके पास आए और फिर उसको डालिएगा। ये उसका नतीजा है। इसी तरह 12 करोड़ टॉयलेट महिलाओं के लिए खास तौर, ना चाहिए बोले एक सामाजिक सुधार, बल्कि इसके साथ उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हुई। जिस तरह से कि गैस के माध्यम से सांस भी फूलता, आंख भी फूलती, दिल भी फूलता, उस सब से निजात। जल जीवन मिशन, आवास योजना की मैंने अभी बात की, 4 करोड़ बन चुके हैं। और इन्हीं 100 दिनों में फैसला हुआ है कि 3.5 करोड़ आने वाले समय में जल्द ही बनाए जाएंगे। एनुअल सेविंग स्कूल, आंगनवाड़ी की बात हो गई, एम्पावरमेंट, ये जनरल बात आ गई। आगे चलिए। जन विश्वास एक्ट, ये चलिए, ये तो कंप्लायंसेस हैं, ये मैं बच्चों के उसमें नहीं जाएंगे। आगे चलिए। ये एजुकेशन लोन, होम लोन, ये अगर आप अपने पास आंकड़े रखें तो कभी कोई, कहीं कोई साक्षात्कार हो, कोई संवाद हो, तो आज चूंकि आंकड़ों के साथ जरा बल मिलता है बात को, आर्ग्यूमेंट को, उसके लिए आपके काम आएंगे। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या इसकी कॉपीज भी ले सकते हैं। आगे आइए। डिजिटलाइजेशन की बात हमने की, प्रधानमंत्री स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स की मैंने बात की, ये अद्भुत योजना। कभी आपने किसी रेडी वाले की चिंता की? अब आप तो बच्चे, आपने वो युग देखा नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े बैठे हैं, सोचिए, आप आते जाते रास्ते में रेडियां खड़ी होती तो क्या करते थे? एक दरोगा आता पुलिस का, उसको धक्का लगा देता। कोई ज्यादा चतुर होता तो 10 रुपए ले लेता कि तूने गलत जगह लगाया है। हम उसको समझते ही नहीं थे कि वो समाज का हिस्सा भी है। आज उस वर्ग के लिए अलग से एक्सक्लूसिव योजना बनाई जाती है कि किस तरह से इनको आर्थिक सहयोग दिया जाए, इनको संपन्न बनाया जाए। यानी ये कितना बड़ा सामाजिक रेमिफिकेशंस है इसकी। श्रम कार्ड, स्वनिधि, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना की भी मैंने बात की। आगे चलो। डिजिटल इंडिया की हमने बात की, जो मैंने ऑनलाइन का जिक्र कर रहा था वो इसी में से आता है। आज लगभग लगभग सारा कुछ ऑनलाइन होना शुरू हो गया, पेमेंट्स भी ऑनलाइन, जिसका मैंने कहा कि कोविड ने उसका बताया कि कितना महत्वपूर्ण रहा वो फैसला। आगे आगे चलिए, आगे चलते जाइए। अब स्टार्टअप्स की हमने बात की, ये दोहराने की बात नहीं है इसमें, लेकिन आपको उसने आंकड़े सहित बताया हुआ है कि किस तरह से आप 200 प्लस स्पेस में हो गए जहां केवल एक हुआ करता था। ये भी मैंने आपके थोड़ी सी बात की, और इस पर आपको विशेष करके ध्यान देना है। हमारे पास बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो भी एक्सप्लोर नहीं है, इस प्रेजेंटेशन में नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा। हुआ क्या है कि स्टार्टअप का कंसेप्ट आया बंगलौर में, बंगलौर हो गया आईटी। हमने सोचा आईटी, हमें लगा स्टार्टअप होने के लिए आपको पीएचडी एमएससी आईटी में होना चाहिए, साइंस में। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जुनून होना चाहिए, उस क्षेत्र में महारत होनी चाहिए। एग्री स्टार्टअप्स में हमने एक पर्पल रेवोल्यूशन का प्रयोग किया है, बैंगनी क्रांति, हिमालयन प्रदेशों से लेवेंडर की खेती। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया, लाखों में खेल रहे हैं। एक एक अतर की शीशी परफ्यूम की 15-15 हजार की बिकती है मार्केट में, और वो हमारा डोमेन है। आप उसको स्टडी करिए, स्कीम्स को। पूरा सहयोग सरकार की ओर से, आर्थिक सहयोग भी, तकनीकी सहयोग भी, यानी पैसा भी मिलेगा। वो आपको डिस्टिलेशन के लिए, उसके जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसके लिए भी आपको सारा सेटअप कर देंगे, और मार्केट लिंकेज भी आपका करेंगे, किस तरह से पहुंचाना, किस मार्केट में, कहाँ परफ्यूम मार्केट है। आगे चलिए। ये गति शक्ति, आगे चलिए। ये आपको उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वंदे भारत का कॉन्सेप्ट इसी सरकार में आया। ये कुछ एक फर्स्ट है जनाब। सबसे ऊंचा पुल विश्व का, रेल का काम रुक गया था। इत्तेफाक से ये मेरे चुनावी क्षेत्र का था, अभी डिलिमिटेशन में इसी बार थोड़ा हटा है, 3 महीने पहले। रेल उस क्षेत्र में, उत्तर में पहुंची थी, जम्मू में, 1972 में। 50 साल तक रेल का काम रुका रहा। मोदी जी ने उसको शुरू किया। अभी 3-4 महीने के भीतर कश्मीर घाटी रेल के माध्यम से पूरे देश के साथ जुड़ जाएगा। और ये कितना बड़ा क्वांटम जंप है, ये वो लोग अनुमान लगा सकते हैं जिन्होंने वो समय देखा है पिछला। इसी कार देवगढ़ एयरपोर्ट, ये हजारीबाग का 4 लेन सेक्शन यहीं का। और ये कुछ एक चीजें वंदे भारत झारखंड जो अभी नए माइलस्टोन्स हैं,
और जो अपनी तरह के वन ऑफ द फर्स्ट। आगे, ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट, कि सब कुछ इंडिजिनस हो और दुनिया के उपयोग में आए, और ये हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे खादी है, चाहे विश्वकर्मा है, चाहे टॉयज हैं। पहले एक जमाना था कि हमारा खिलौने भी इंपोर्ट होते थे। आप जाते थे किसी अपने बॉस के बच्चे का जन्मदिन होता था तो कोई बड़ा बड़ा खिलौना ऐसे लेते जहाँ वो बटन दबाओ तो नाचना शुरू कर देता था। आज वो कम हो गया और उल्टा हमारा खिलौना बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये भी इन 10 वर्षों के भीतर हुआ। इसी तरह से आपके मोबाइल फोन सारे इंपोर्ट हुआ करते थे आज से 10 वर्ष पहले, आज आप वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ मोबाइल फोन बन गए। यानी भारत इस स्थिति में है कि मेक इन इंडिया भी कर रहा है और दूसरे देशों को भी उपलब्ध करा रहा है। और उसी के साथ जुड़ती बात है कोविड की। कोविड में जहां कहा जाता था कि भारत डगमगा जाएगा, भारत पहला देश था दुनिया का जिसने डीएनए वैक्सीन बनाया और 30 अन्य देशों को उपहार के रूप में दिया। चलिए आगे, ये माइलस्टोन्स अलग अलग हैं, आगे चलो। ये इतना ही है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जैसे अभी आपको प्रोफेसर सिन्हा ने भी बताया कि ये चूंकि आपके जिम्मे है ये सारा काम, तो ये ना समझिएगा कि ये मात्र औपचारिकता के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। ये इस अपेक्षा के लिए कि साथ किया जा रहा है कि ये आपने जिम्मेवारी निभानी है, कि ये जो काम आगे बढ़ाना है ताकि विकसित भारत 2047 का वो लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे अधिक जिम्मेवारी आप पर रहेगी। गति भी बढ़ी है, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स जो रुके पड़े हुए थे। उसमें एक उदाहरण है मेरे पास कि मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है। उसकी कल्पना हुई थी 1967 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। केवल प्लान हुआ, फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने 2018 में रखा। देखिए सोचने में ही कितना वक्त गुजर गया। तो फाइल इधर गई उधर गई उधर गई उधर गई, डिस्कस उसने लिखा, फिर उसने लिखा, फिर ऊपर से गई नीचे गई, नीचे से फिर ऊपर चली, इतनी सीढ़ी वो चढ़ती रही 15 20 25 साल। मोदी जी ने कहा मैं जो फाउंडेशन स्टोन रखूंगा मुझे बताओ उसका उद्घाटन कब करना है। इसी प्रकार हमारे ही क्षेत्र में, बल्कि उस दो प्रदेशों के बीच एक प्रोजेक्ट है शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट। शायद बच्चों को मालूम ना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी पानी को लेके, नदियों को लेके, जिसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। जब वहाँ राष्ट्रपति यूब खान थे, यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके तहत 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, झेलम, सिंधु, चनाब, और 3 नदियां हमें मिली थी, रावी, ब्यास और सतलुज। और 60 में संधि हुई, 70 में उसकी कल्पना आई, योजना बनाई गई, लेकिन काम नहीं शुरू किया गया। और परिणाम ये कि हमारे हिस्से का पानी, हम अपेक्षित थे कि अपने अपने हिस्से के दरिया का पानी इस्तेमाल करें, हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जाता रहा। और उसका भी निर्माण अभी हुआ, और वो सिंचाई के भी काम आएगा, पावर जनरेशन की भी। तो ये जो गति भी मोदी जी के आने बाद हुई है, इसको बरकरार रखने की भी जिम्मेवारी आपके पास है। अब आप देख सकते हैं कि आधारशिला कितनी मजबूत बन चुकी है। आपको उसके ऊपर सिर्फ वो इंटीरियर डेकोरेशन करनी है। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 2047 की भारत की कल्पना आपके मन में जो है उसको पूर्ण करते हुए भी आप ही को उसको आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी कुछ बात करनी होगी तो हम कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोलना चाहेंगे कि हम यहीं बैठे?